सो वेलकम बैक। वीडियो के तीसरे पार्ट में द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में आपका बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे चलेंगे हम। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप इन सभी जगहों पे हमारे साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जुड़ चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आगे बढ़ रही है और आपने आई होप पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको समझा के जाएगा ये चैप्टर। अब इस पार्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज से संबंधित। जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है। पंचायती राज एंड द चैलेंजेस ऑफ रूरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पंचायती राज का संबंध हमें इतना पता होना चाहिए कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से पंचायत में जब भारत में लोकल बॉडी बनाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि सभी लोगों को सोसाइटी में इंसाफ की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई रूरल जो गांव वाले इलाके हैं उनमें सोशल चेंज होने की वजह से पंचायती राज का इम्पैक्ट कैसा हमें देखने को मिल रहा है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पंचायती राज यानी कि स्थानीय यानी कि लोकल सरकार, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। ऑफ कोर्स ये क्लोज टू पीपल होते हैं, सबसे करीब में होते हैं। डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने प्रधान को या अपने जो भी उनका सेवक है उनको बता सकते हैं। यहाँ पे मेन बात ये होती है कि स्थानीय ज्ञान की ज़रूरत होती है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट बॉडी लोकल लोगों के हाथ में ही हमें देखने को मिलती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम जैसे नहर बनाना, पगडंडियाँ ठीक करना, पेड़ लगाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली का है प्रॉब्लम या कोई नहर का टूट जाना उसको दोबारा बनाना, बांध के लिए जॉब रिक्रूट करवाना, नरेगा जैसी चीज़ों की थ्रू ये सारी चीज़ें गांव का प्रधान करवाता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़्यादा ठीक ठाक हो जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अपने क्लोज के पीपल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप सभी लोगों ने गांव के प्रधान देखे हों तो वो डे टू डे लाइफ में आप लोगों से क्लोजली आके मिलता है। अब एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम पीरियड में ग्राम सभाएं होती थी, जिसे हम विलेज असेंबली बोलते हैं। उसमें 5 बंदे जो होते थे, 5 पंच। आपने प्रेमचंद की कविता सुनी होगी, प्रेमचंद की, इसमें 5 पंच के बारे में बताया जाता था। अब किस तरीके से 5 पंच ही पूरे वो किसी भी कम्युनिटी के इलाके को चलाते थे। मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर आए हमारे लॉर्ड रिपन और 1882 के अंदर जाके इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट का बोला जाता है। और इन्होंने ही ये समझा कि सही मायने में लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है भारत के सभी हिस्सों में होने की ज़रूरत है। इसीलिए आने वाली सरकार यानी कि ब्रिटिशर्स ने 1919 के अंदर ये कहा कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पूरी तरीके से ये कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए जो ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट है या जो भी सरकार है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। अब बात करें कि जो जाति पंचायत होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर हम ट्रेडिशनली देख ले अगर हम लोग, तो हमें ये अच्छी तरीके से पता होगा कि कहीं ना कहीं जो पंचायत होती है, विलेज पंचायत, उसमें कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डोमिनेंट ग्रुप ही सबसे ज़्यादा राज करता है। गांव के अंदर अगर 5 पंच हैं तो ऑफकोर्स वो 5 पंच वही होंगे जो वेल्दी क्लास होगा, अभिजात वर्ग होगा, जिन पे पैसे ज़्यादा होंगे, और निचली कैटेगरी के लोगों को दबाया जाता है। इसके लिए हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जाति पंचायत भी अलग से होती है, जिसमें स्पेशली एक ही जाति के लोगों की बात होती है। तो राजस्थान में ऐसे सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग जाति पंचायत हमें देखने को मिलती है। लेकिन पूरे समाज में गांव की संख्या अगर 10,000 है, गांव की संख्या अगर 5,000 है, तो वहां पे पूरी 5 पंचों की पंचायत शुरुआती समय में होती थी जो लोगों को इंसाफ देती थी। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब आज़ादी के बाद ये देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अपर कास्ट जो होती है वो हमेशा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरीके से जो डाउन स्ट्रीम के लोग होते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, उनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अगर हम लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनके अधिकार के बारे में सोचना होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो पंचायत के हेड होते हैं उन्हें हम हिस्ट्री के अंदर मुकद्दम, मंडल ये बोला करते थे, और ये अपनी पावर पे जब तक बने रहते थे जब तक गाँव के जो एल्डर्स होते थे उनका ये एक तरीके का भरोसा जीत के रखते थे। इलेक्शन कोई टेम्परेरी परमानेंट नहीं होता था कि हर 5 साल में इलेक्शन होने हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पंचायत के हेड होते हैं वो पटवारी और साथ में अकाउंटेंट, विलेज अकाउंट, इन सब में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी करते हुए पाए जाते थे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे विलेज पंचायत के लोगों का मेन काम यही होता था कि गाँव के अंदर कैनाल्स ठीक करवा देना, नहरें खुदवा देना, विकास के जो नॉर्मल काम होते हैं वो करवा देना, कल्याणकारी वेलफेयर मेजर्स है छोड़े फोड़े वो करवा देते थे ये लोग। और साथ में इनका मेन काम था कि अगर कोई गांव के अंदर कोई आपदा आ जाए,
फेमिनाइन आ जाए, ड्रॉथ आ जाए, क्लाइमेटीज चेंज आ जाए, फ्लड आ जाए, तो ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम भी पंचायत का होता था। लेकिन पंचायत का मेन काम अर्ली टाइम पीरियड में यही होता था कि ये लोग कोशिश करते थे कि पूरी तरीके से एक जाति का डोमिनेंस दूसरी जाति में ज़्यादा ना हो और एक जाति की लड़की दूसरी जाति की लड़की शादी ना कर ले वगैरह वगैरह। ये प्रॉब्लम अर्ली टाइम पीरियड के अंदर होती थी। तो इसीलिए पंचायत के पास ये अधिकार भी हुआ करता था कि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पनिशमेंट कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, एक जाति को दूसरी जाति गांव से बाहर निकालने के लिए भेज सकते हैं और इवन उनको कहा जा सकता है कि आपको दंडित होना पड़ेगा, 1 साल तक आप इस गांव में दिखाई नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। लेकिन हमें पता था कि कहीं ना कहीं जो विलेज पर्सन के हेड होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। ऑफकोर्स उस समाज में निचले तबके के लोगों को कहीं ना कहीं दबाया करते थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सही कहना था कि समाज में अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडी है तो हमेशा डोमिनेंट ग्रुप जो होता है वो निचली कास्ट के लोगों को दबाता है। तो इस हिसाब से हमें पता था कि कहीं ना कहीं और भी हम पीछे चले जाए, जब जाति पंचायत हुआ करती थी तो समाज के अंदर पूरी जगहों का मालिक एक राजा होता था, उसके अंदर ज़मींदार या राजा या मैं बोल दूं हेड पंचायत हुआ करते थे। ये लोग उनको टैक्स दिया करते थे और उसके बाद क्या कहते हैं अपनी सेवा का लाभ उठाया करते थे। लेकिन ऑफकोर्स जैसे जैसे अंग्रेज आने लग गए, इन्होंने जगहों को कैप्चर करने लग गए और इन जो विलेज पंचायत होते थे इन सब की जो पावर हुआ करती थी उन पावर को इन लोगों ने छीनना चालू कर दिया था। लेकिन गांधी जी की भी एक यही सोच थी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शक्तियों को अगर हम डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो निचले से निचले तबकों को हम इंसाफ नहीं दे सकते। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया कि कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करा जाएगा जिसमें बोला जाएगा ये कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होगी वो स्टेट के अंडर में होगी। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जैसे DPSP बोला जाता है, इसमें से मेंशन करा गया। ऑफ कोर्स ये नॉन जस्टेबल होगा, क्योंकि अगर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत पे जो बातें कही गई है, अगर कोई भी ग्राम पंचायत का हेड उसको पूरा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं किया जा सकता। तो हाल फिलहाल आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद जब हमने 1951 के अंदर फाइनली पूरा इलेक्शन कंप्लीट कर लिया तो हमने इसको बहुत बेसिक बिहार पे CDP जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत हमने इसको आजमाने की कोशिश करी। हमारा मेन मकसद था कि लोकल डेवलपमेंट जो है वो हो सके और जनता का पार्टिसिपेशन जो है वो ठीक ठाक हो सके। यानी कि अभी हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडी को यानी कि स्थानीय शासन को, जाति पंचायत को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा, बस हम इसको शुरुआत कर रहे थे। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा जगहों पे हमने लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत करी, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे समर्थन ठीक ठाक नहीं मिल रहा था। वहाँ पे जैसे मर्जी ऑफिसर को चुन लिया जा रहा था, इलेक्शन पूरी तरीके से नहीं होते थे, डे टू डे 5 साल में नहीं होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट करने के लिए फाइनली ये डिसाइड करा गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें डिफरेंट कमिटीज़ बनानी पड़ेगी जो ये प्रॉब्लम को देख सके कि ऑफकोर्स जाति पंचायत या स्थानीय सरकार जो है किस तरीके से काम करेगी और किसके क्या क्या काम होने चाहिए। इसीलिए 4 कमेटियां हमारे सामने आती है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हनुमंत राव मेहता कमेटी और PK थुंगन कमेटी। ये सारी कमेटियां आती है और इन सभी कमेटियों ने लोकल गवर्नमेंट के ग्रोथ के रिगार्डिंग में भारत में अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशें दी, जिसमें से सबसे बढ़िया सिफारिशें थी बलवंत राय मेहता कमेटी की। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि हमें पंचायती राज व्यवस्था में 3 टायर सिस्टम बनाना चाहिए। अब 3 टायर सिस्टम क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर अशोक मेहता कमेटी ने सिर्फ 2 ही टायर की बात करी थी और PK थुंगन कमेटी ने इस पे अमेंडमेंट पास करवा के 74 और 73 अमेंडमेंट पास करवा के फाइनली इसको एग्जीक्यूट में लेके आ गए थे। अब कैसे लेके आए वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत सबसे नीचे, उससे ऊपर पंचायती समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। इंडिया के अंदर 73 और 74 अमेंडमेंट को लागू करा गया था। 73 और 74 अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट जहां पर 50,000 से कम की आबादी है वहां पे 73 अमेंडमेंट काम करेगा, जहां पर 50,000 से ज़्यादा की आबादी है तो वहां पे 74 अमेंडमेंट काम करेगा। तो 73 अमेंडमेंट ज़्यादातर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों में हमें 73 अमेंडमेंट देखने को मिलता है और वहाँ पे लोकल पंचायत 73 अमेंडमेंट के तहत काम करती है। 74 अमेंडमेंट के तहत आप देख सकते हो जो राज्य सरकार सेंट्रल के अंडर में जगहें होती है वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत आपको ये देखने को मिलता होगा जहाँ पे डेवलप्ड इलाका होगा। जहाँ नॉन डेवलप इलाका होगा वहाँ पे आपको ये विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट्स देखने के आपको मिलते होंगे। तो ऑफकोर्स जब हमने इसको बनाया तो हमने इसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखा, डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोगों को बिजी रखा, रिप्रेजेंटेटिव जो थे ऑफकोर्स वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे वो शहरों में हो चाहे वो गाँवों में हो।
अब यहाँ पे 73 अमेंडमेंट की बात करी जाए तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर था, आप ये देख सकते हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। क्लास 11th में मैंने काफ़ी कुछ इसको अच्छी तरीके से बता रखा है कि इसका इलेक्शन हर 5 साल में होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। रिजर्वेशन में SC ST और वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला जाएगा। OBC की अगर रिजर्वेशन की जरूरत है तो उसकी बात की जाएगी। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट में बोला गया कि जहाँ पे 73 अमेंडमेंट चलेगा वहाँ पे 29 विषय जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में आएंगे और फाइनल डिसीजन लेने के लिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही हमारे सोशियोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है। पंचायती राज सिस्टम के अंदर 1957 के अंदर सेंट्रल के द्वारा और कमेटी बनाई गई इस बॉडी को स्टडी करने के लिए और फाइनली इसको 1959 में सही तरीके से राजस्थान के नागौर जिले से इसको स्टार्ट करा गया। ऑफ कोर्स बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को माना गया और ये कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी राजस्थान में अगर सही तरीके से काम करेगी तो फिर उसे पूरे भारत में जहाँ जहाँ गांव वाले इलाके हैं वहाँ पे इसको ला दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स इसकी अलग अलग है कि किसके अंडर में क्या काम आता है, वो प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इनको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी लोकल गवर्नमेंट बॉडी को हमेशा स्टेट से होता ही होता है। उसके साथ यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो भी प्रधान सेवक होते हैं गांव के प्रधान, वो हमेशा पॉपेट की तरह काम करते हैं स्टेट की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि फंडिंग के लिए उन्हें उन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। अब अशोक मेहता कमेटी का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा था। ये PK थुंगन कमेटी भी नहीं। फीचर्स आप समझ लीजिए, फीचर्स में क्या क्या है। ये 3 स्तरीय है, SC ST को मिल रखा है रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन 1.3% है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय बता रखे हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बारे में और ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं। 74 अमेंडमेंट में ये शहरों के लिए ज़्यादा है जहाँ पे नगर पालिकाएँ हैं, 50,000 जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा है। SC ST वुमेन का ऑफकोर्स रिजर्वेशन इसमें भी है। इसमें 18 सब्जेक्ट है और 12वीं अनुसूची के अंदर इसके काम के बारे में बताया गया है। ऑफकोर्स ये अर्बन सेंटर्स के अंदर जो है यहाँ पे ये ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है। अब समाज बदल रहा है, ऑफकोर्स तो पॉलिटिकल ग्रुप की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और पॉलिटिकल पार्टी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो जनता के सपनों को या उनके एम को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आता है। ऑफकोर्स हर जगह पे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समाज में पॉलिटिकल पार्टी बनती है, लेकिन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द इंटरेस्ट ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप आर ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द पॉलिटिकल पार्टी। समाज में अलग अलग ग्रुप का अलग अलग इंटरेस्ट होता है और उसके हिसाब से अलग अलग पार्टियां बनती है। तो BJP, कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ये लोगों के इंटरेस्ट पे काम कर रही हैं, उनके सोच पे काम कर रही है। तो ये वो पार्टियां थी जो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा अपना अस्तित्व बनाए हुई हैं। और भी हो सकती है, रैंडमली हर साल तो कोई ना कोई नई पार्टियां आती रहती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अलावा प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप जो बाहर से रह के, पार्टी के बाहर से रह के सरकार के ऊपर अपना दबदबा या दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें काशीराम मुंशी के द्वारा बनाई गई BSP पार्टी से दिखाई देता है। शुरुआती समय में प्रेशर ग्रुप था, लेकिन जनता के सपोर्ट की वजह से ये बाद में जाके क्या कहते हैं क्या बन गया, बाद में जाके पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बन गई। ऑफकोर्स ये मायावती जी अभी चला रही है ना, लेकिन हमें ये भी जानना है कि पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होने की वजह से समाज में दो धड़ आपस में बढ़ गए हैं, लेफ्टीज एंड द राइटीज। लेफ्टीज हमेशा यही सोचते हैं कि गरीब के बारे में सोचना चाहिए और गरीब के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और राइटीज हमेशा सोचते हैं जो पूंजीपति वर्ग है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि हमें आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के तरफ आगे तो बढ़े, लेकिन समाज के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप दोनों का अपना काम होता है। ओके, सो ये था पूरे चैप्टर के अंदर। आई होप यू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और अभी हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।